हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की। हम मीडिया स्टार चैनल पर इससे पहले भी आपको इस सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में तफसीलात मुहैया करा चुके हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब पाकिस्तान हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि उसने कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको फाइनलाइज किया है। लेकिन अब गुज़िश्ता 14 जनवरी को पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूसुफ मोईद ने बाज़ाब्ता तौर पर इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को आवाम और जर्नलिस्ट के लिए रिलीज किया है। आइए जानते हैं कि इस पॉलिसी के अहम नुकात या अहम पॉइंट्स क्या हैं, वो रीजन में सिक्योरिटी, कोऑपरेशन और डिफेंस के बारे में क्या कहना चाहती है, और उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान की क़यादत में, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को किस नहज के ऊपर आगे लेकर जाना चाहती है। सबसे पहले बात यह है कि इस सिक्योरिटी पॉलिसी को, जिसका दस्तावेज का नाम दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, वो पाकिस्तान के अब तक के वजूद में ऐसी पहली पॉलिसी है जो कि किसी पाकिस्तान हुकूमत ने मुरतब की है या बनाई है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि 75 साल तारीख में अपनी पाकिस्तान को क्या किसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की कोई ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी थी, या अपने हमसाया के साथ 4 जंगें लड़ने के बावजूद, अपने आप को एक जौहरी या न्यूक्लियर पावर बनाने के बाद और अपने आप को ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर एक बहुत ही कलीदी या सेंट्रल रोल में शामिल कराने के बावजूद पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी की अब तक कोई फिगर क्यों नहीं हुई थी। आइए अब एक जायजा लेते हैं कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या अहम पॉइंट्स हैं और किन किन पॉइंट्स के ऊपर खुद पाकिस्तान के डिफेंस और सिक्योरिटी एडवाइजर्स और एनालिस्ट जो हैं वो इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि 62 पेज के ऊपर मुहित यानी कि फैली हुई इस सिक्योरिटी पॉलिसी के पूरे हिस्से को पब्लिक नहीं किया गया है। अभी भी इस पॉलिसी का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो कि अवाम की दस्तरस से बाहर है। इसके अलावा सिक्योरिटी और डिफेंस के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये क्या वजह है कि सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की क़यादत में एनएसए ने मुरतब की है, और उसमें किसी भी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी या डिफेंस एक्सपर्ट या कंसल्टेंट या एनालिस्ट, किसी इकोनॉमिस्ट, किसी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और ख़ास तौर पे किसी भी पार्लियामेंटेरियन यानी अवामी नुमाइंदे की शिरकत क्यों नहीं है। उनका कहना है कि क्या कोई मुल्क अपने अहम तरीन पॉलिसी ऐस बिना के ऊपर मुरतब कर सकता है कि उसमें पार्लियामेंट का कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, पार्लियामेंट की तरफ से कोई सुझाव ना दिया गया हो, पार्लियामेंट की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई हो। तो इसकी क्या वजह है कि इमरान खान हुकूमत ने इस पॉलिसी को पार्लियामेंट के सामने नहीं रखा, ना ही पार्लियामेंटेरियंस की राय जानना चाहिए और ना ही उनको इस बारे में कोई तफसीलात मुहैया कराई। तो ये क्या पिछले तरीके के डॉक्यूमेंट्स की तरीके से अभी भी इस पॉलिसी के ऊपर पूरी तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल नजर नहीं आता है? बिल्कुल आता है। आप जिस तरीके से पॉलिसी मुरतब की गई, जिस तरीके से पॉलिसी आवाम के सामने पेश की गई और जिस तरीके से उसमें वो बातें शामिल की गई हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और डिफेंस मुनहसिर है, वो सारी बातें जो हैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखी गई हैं, जनता या अवाम के पर्सपेक्टिव से नहीं देखी गई हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर कुल 5 चैप्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के ऊपर, और उस डिफेंस में भी ट्रेडिशनल डिफेंस के ऊपर फोकस किए गए हैं। उसके बाद एक चैप्टर जो है वो फॉरेन रिलेशंस के ऊपर डिवोट किया गया है, एक चैप्टर जो है उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के ऊपर डिवोट किया गया है। क्रिटिक्स का कहना है कि पूरे डॉक्यूमेंट में ऐसे लफ्जों की भरमार है जिनको कि आप जार्गन कह सकते हैं, या ऐसे दिल लुभाने वाले अल्फाज जिनसे कि आप कहना दिखाना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अमली तौर के ऊपर उससे कुछ हासिल नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में और सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अमलन जब आप बात करते हैं तो उस
उन लफ्जों से, उन अल्फाज से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो एक तो ये पॉलिसी जो है वो सिक्योरिटी जार्गन से भरी पड़ी है, और दूसरे इसके अलावा इस पूरी पॉलिसी में कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर, उसमें जो गलतियां उससे सरजद हुई हैं उनकी बुनियाद पर उसने कोई नई चीज या नई तजवीज इस पॉलिसी में निशानदेही की हो। उनका कहना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ आपने जंगें लड़ी, आपकी हार क्यों हुई, आपने अमेरिका के साथ और उससे पहले सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में जिस तरीके के कैंपेन्स में हिस्सा लिया, उसमें क्या गलतियां आपसे सरजद हुई, उससे क्या फायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को या पाकिस्तानी इकॉनमी को मिला, इस बारे में आपने बिल्कुल कुछ कहने से गुरेज किया है। और ना ही आपने उन चीजों की निशानदेही की है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को आने वाले मुस्तकबिल में लेकर चलेंगे। हाँ, क्रिटिक्स का भी ये मानना है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजीर आजम के लेवल पर किसी पॉलिटिशियन ने इस बात को माना है कि मुल्क की इकोनॉमी और प्रॉस्पेरिटी जो दोनों चीजें हैं वो अवाम की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और जब तक एक दूसरे पे ये डिपेंड है तब तक आप पाकिस्तान को मजमूई तौर पर एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बना सकते हैं, जब तक कि पाकिस्तान का अवाम जो है वो खुद प्रॉस्पर और डेवलप ना हो। और शायद इसी वजह से इस सिक्योरिटी पॉलिसी का जो उन्वान रखा गया है उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी लफ्ज को पहली मर्तबा शामिल किया गया है। यानी कि इमरान खान, उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के दीगर अफराद के अलावा खुद मिलिट्री के भी ये मानना है कि जब तक आप अवाम की सिक्योरिटी, अवाम की फलाह व बहबूद, और यहां पर सिक्योरिटी से मेरी मुराद कोई डिफेंस सिक्योरिटी नहीं है, ना ही पाकिस्तान हुकूमत का ये मानना है कि वो ह्यूमन सिक्योरिटी के जरिए कोई डिफेंस सिक्योरिटी की बात कर रही है, बल्कि ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि अवाम की प्रॉस्पेरिटी, अवाम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी प्रोग्रेस, उसका इकोनॉमिक जो लेवल है, जो उसका लिविंग कंडीशंस है, पूरे मुल्क की तरक्की की क्या शरह है, किस तरीके से चलेगी, कारोबार कैसे चल रहे हैं, इससे मुंसलिक ह्यूमन सिक्योरिटी का इशू आता है। और शायद ये पहली मर्तबा है कि किसी मुल्क ने डिफेंस सिक्योरिटी को ह्यूमन सिक्योरिटी के साथ जोड़ा है, और गालिबन इमरान खान हुकूमत ने इसमें सबक लिया है अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से, जहां पर कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की है कि किस तरह से दुनिया भर के अवाम जो है उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनका डेवलपमेंट, उनका फलाह बहबूद, उनको इकोनॉमिक एडवांटेजेस किस तरह से दिए जाते हैं, हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए, और हुकूमत को उन क्या चीजें हैं जिनकी निशानदेही करके इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो अवाम को ये चीजें मैसर करा रहे हैं एक फॉर्मिडेबल लेवल के ऊपर और एक वेल मैनेज तरीके से। लेकिन जहां पर एक तौर पर पूरे डॉक्यूमेंट में इस बात का बहुत बार जिक्र किया गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं उसमें एक गैर तवाजुन जो है वो बरकरार है, और पाकिस्तान इसमें डिसएडवांटेज के ऊपर है। लेकिन इसके साथ ही साथ पॉलिसी डॉक्यूमेंट जियो इकोनॉमिक्स की भी बात कर रहा है, लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है या सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है कि आप जब जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको अपने हमसायों के साथ, अपने नेबर्स के साथ फ्रूटफुल और कामयाब रिलेशंस बनाए रखने होने होते हैं। आपके तनाज़े या लड़ाई या डिस्प्यूट जो हैं वो कुछ भी हों, उनको आपने पॉलिटिकल लेवल के ऊपर सॉल्व करना होता है, ना कि मिलिट्री लेवल के ऊपर। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है उसमें आइंदा मुस्तकबिल के लिए भी इस बात की निशानदही बहुत हद तक की गई है कि हिंदुस्तान के साथ जो भी इश्यूज है, और खासतौर से कश्मीर का इशू, वो पाकिस्तान जंग के जरिए ही सॉल्व करना चाहता है, बातचीत के जरिए सॉल्व नहीं करना चाहता है। जबकि आज का जो ग्लोबल विलेज है, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, उसके अंदर एक नहीं, हमें बहुत ज्यादा
ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि मुल्कों के दरमियान अपने आपसी तनाजात हैं, अपने आपसी डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो अपनी जगह पूरी तरीके से एक पॉजिटिव मैनर में काम कर रहा है। इसकी मिसाल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान आपको मिल सकती है कि हिंदुस्तान और चीन का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बहुत देरीना, बहुत पुराना है, लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान जो बायलेटरल ट्रेड है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है। कभी ये ट्रेड हिंदुस्तान के फेवर में होता है और कभी चीन के फेवर में होता है, लेकिन दोनों मुल्क अपने जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं उसको अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए किसी भी तरीके से कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, हम उनका सॉल्यूशन पॉलिटिकली निकालेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसके जरिए आप अपने आवाम की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं, वो चीज अपने तरीके से दूसरे लेवल पर जारी है। जबकि पाकिस्तान इस पूरे बात के ऊपर फोकस करने के लिए तैयार नजर नहीं आता है पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कि वो अपने हमसाया मुल्कों यानी कि चीन, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह के साथ में किस तरीके के ट्रेड एंड इकोनॉमिक लिंक्स या रिलेशनशिप कायम करना चाहता है। और जहां तक जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अपना खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसके साथ ही साथ आपका रीजनल डेवलपमेंट भी हो सकता है। और यहां मैं जिक्र करना चाहूंगी कि हिमायत से पावर में आए थे, लेकिन एक लाने में चाहता है अगर वो किसी हुकूमती ओहदे के ऊपर फायज हो जाए, और यही नवाज शरीफ के साथ भी था। नवाज शरीफ साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से रिक्वेस्ट की कि क्या तो साथ ही साथ वो मुल्क की इकोनॉमी को भी ज्यादा मुस्तहकम करेगा, ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा और आपको इस जगह पहुंचा देगा कि आप रीजनल लेवल के ऊपर अपने मुल्क को एक डेवलप्ड कंट्री कहलाने के लिए तैयार हो सकें या उसको एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए उस तरीके के काम कर सके जो कि आपके लिए भी, रीजन के लिए भी और आपके खुद के अवाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट का इजरा हुआ है उसमें कहीं से ऐसा नजर नहीं आता कि अब तक जो सोच पाकिस्तान में जारी थी यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसकी सुप्रीमेसी जो थी वो हर तरीके से, चाहे वो गवर्नमेंट के पॉलिटिकल फैसले हों चाहे मिलिट्री फैसले हों, उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सुप्रीमेसी और रजामंदी हमेशा एक अहम अंसर या एक अहम कंपोनेंट रहती थी।